सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं और मेरा पति मेरे देवर की दूसरी शादी कर रहे थे। उसकी पहली शादी का क्या हुआ अभी उसे भूल जाना चाहती थी। वह एक बड़ी अजीब घटना थी, लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वह मेरे देवर का बहुत अच्छे से ख्याल करेगी। मेरा देवर बहुत आला अधिकारी था और देखने में भी बहुत हैंडसम और स्मार्ट था, और मेरे हस्बैंड का इकलौता भाई था। सभी उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए किसी को भी ये बात अजीब नहीं लगी थी। मुझे अजीब इसलिए लगी थी कि मैं उसकी भाभी थी। उसकी शादी इतनी जल्दी हो रही थी और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। रात जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतना ही तेज़ी से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी पूजा बेटी को भी इस बात का पता था। वह भी इस बात की चिंता में डूबी हुई थी और बोली, माँ, अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? मैंने कहा, अपनी मुंह से कुछ अच्छा अच्छा शब्द निकालो। मैं पहले से ही बहुत चिंता में हूँ। सभी मेहमान आ चुके थे, लेकिन शादी में सभी रिश्तेदार बहुत खुशी के साथ आए थे, इसलिए लोग पहली शादी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे और ये भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा देवर इस शादी से बहुत खुश था। कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसकी ये पत्नी पहले वाली पत्नी से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो इसलिए शादी से राजी हो गया था। बरसात का मौसम था, ज़्यादातर मेहमान घर में ही ठहरे हुए थे। शादी के रस्में हो रहे थे, नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी बहन रेखा से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है और बहुत थकी हुई है। मुझे लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी बहन रेखा ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? उनकी अभी अभी शादी हुई है और तुम हो कि उनकी रात खराब करना चाहती हो। मानती हूँ कि शादी ब्याह में थकावट हो जाती है, लेकिन नया खून है, कॉफ़ी शॉफ़ी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे, और सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, थक जाएगी बेचारी। रेखा बहन ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता, लड़कियों को अपनी शादी करने का बहुत शौक होता है। उसे अपने देवर के कमरे में भेज दो। अब रात के 2 बज गए हैं, सुबह उठकर तैयार भी होना है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी हैं, हर कोई नाच गाकर थक गया है, बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी बहन रेखा भी वैसे भी बाल की खाल निकालने में माहिर थी। मेरी बहन सबसे बड़ी थी, इसलिए सोचा इनसे सलाह मशवरा कर लेती हूँ, लेकिन उसने मुझे ही बातें सुना दी और फिर उसने खुद ही कहा कि अब दुल्हन के कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया, बाकी सबको कमरे में निकाल कर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास बैठ गई। मैंने कहा, तुम अपने परिवार में सबसे छोटी हो, तुम बहुत ही समझदार लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद कर आई थी। देखो देवरानी, जब शादी होती है जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी बच्ची, तुम थोड़ा सब्र जरूर रखना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। मैंने कहा, अगर मेरा देवर कुछ उल्टे सीधे बात करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना। कमरे की बात कमरे तक ही रखना। सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर घबरा गई थी। मैं किस विषय पर बात कर रही थी, वह थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इस घर की इज्जत अब मेरी भी इज्जत है। मैं दुल्हन का हाथ थपथपाकर बाहर आ गई। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था, लेकिन सब बहुत थके हुए थे, इसलिए सब सो चुके थे। दुल्हन की रातें वैसे भी बहुत शांत होती है, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के बाद आखिरकार मैं सोने चली गई, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी और मेरी आंखें बार बार घड़ी देख रही थी। काश सुबह जल्दी होती तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 2 बजे मैंने एक जोरदार चीख सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चला कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीख शुरू हो गई। ये एक लड़की की चीखने की आवाज़ थी, और वह लड़की कौन हो सकती है मैं अच्छे से जानती थी। सभी मेहमान भी धीरे धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे देवर के कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी देवरानी पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी। उसे तो पता भी नहीं चला कि उसके पास दुपट्टा है भी या नहीं। बिना कपड़ों में बाहर भागती हुई आई थी। वह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी। कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा कि दुल्हन, क्या हो गया है। सब उसे संभालने लगी, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। जब कोई बेहोश हो जाता है तो उसे पानी के छिट्टे वगैरह मारे जाते हैं, लेकिन मेरी देवरानी तो पानी के छिट्टे मारने पर भी होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया था। उसे जल्दी अस्पताल में ले जाया गया।
मैं उसे अस्पताल नहीं ले जाना चाहती थी क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। बेचारी लड़की किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को भी हम लोगों ने बुलवा लिया था। उन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है, पता नहीं उसके साथ क्या घटना घटी है। वह सब लोग मुझे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। सवाल ही सवाल हर तरफ थे और मैं बेचारी परेशान होकर हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैंने घर आकर अपने देवर से पूछना चाहा कि अब उसने क्या किया है, पर वह तो अपने कमरे में था ही नहीं। उसका फ़ोन भी बंद था। कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी और कमरे में कोई ऐसी हरकत नहीं लग रही थी, कोई चीज़ टूटी फूटी या उससे अपने पत्नी पर हाथ उठाया हो। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा देवर राजीव कहीं चला गया था। फिलहाल तो मुझे देवरानी की फिक्र थी और अस्पताल से वापस आ गई थी। 2-3 घंटे में अस्पताल वालों ने मेरी देवरानी को छुट्टी दे दी। मेरी देवरानी हमारे घर नहीं आना चाहती थी। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारी ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो लोग क्या कहेंगे और हम क्या जवाब देंगे। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी अपनी देवरानी को समझाने की पूरी कोशिश की। देवरानी सुबह मुंह दिखाई कि रस्म पूरी हो जाए फिर अपनी माँ के साथ चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी देवरानी गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में और आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे अपने घर जाने से ना कोई समाज रोक सकता है और ना ही कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। मुझे आपके देवर के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मेरी देवरानी ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे एक टक से देखे जा रही थी। ये तो पहले भी हो चुका था, जब राजीव की पहली शादी हुई थी। मेरी पहली देवरानी के साथ भी वही सब हुआ था। वह तो मेरी सबसे अच्छी देवरानी थी। वह मेरे देवर की दोस्त थी और मैं उसे बहुत पसंद करती थी। मैं उसे बहुत खुशी के साथ घर ले आई थी। उन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया था। अमीर पिता की बेटी थी, वह बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे भी उसका घर आना जाना बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिनों में मैंने महसूस किया था कि जैसे वह राजीव को पसंद करने लगी है और शायद इसलिए रिश्ता भी भेज दिया गया था। लेकिन शादी के बाद उसके साथ भी ये सब हुआ था। शादी की पहली रात चिल्लाती हुई कमरे से बाहर भागी और उसके बाद मेरे देवर की शक्ल देखने से भी मना कर रही थी। सब ने उसे बहुत समझाया कि राजीव अपनी ज़िंदगी के बारे में तो सोचो, लेकिन उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। और अब इस लड़की को भी समझा रहा था, लेकिन वह भी कह रही थी कि मुझे नहीं रहना तो बस नहीं रहना, आपके देवर के साथ एक पल भी नहीं रहना। मेरा देवर भी कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की का बाप बार बार कह रहा था कि उस बेहुदा लड़के को बुलाओ, हम उससे पूछें कि उसने हमारी बेटी के साथ क्या किया है और हम आपके देवर को कभी नहीं छोड़ेंगे। उसने हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। राजीव घर आ चुका था। सब उस पर सवालों के बौछार कर रहे थे, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। कुछ भी नहीं बोल रहा था। थक हार कर सब चुप हो गए। लड़की के माँ बाप भी राजीव को बहुत बुरा भला कह रहे थे और धमका कर चले गए। अपनी बेटी को भी साथ ले गए। अच्छा खासा तमाशा हो गया था। सब मेहमानों के सामने नाक कट गई थी। लड़की के माँ बाप ने हमारी बेइज्जती करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन राजीव अपने मुंह से एक शब्द भी कुछ नहीं बोल रहा था। मेरे ससुर जी की तो मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। सारी बेइज्जती मुझे और मेरे पति को अकेले सहनी पड़ी थी। घर में जमा लोगों ने हमें अच्छी खासी बातें सुना डाली थी। लड़की के माँ बाप तो काबू में नहीं आ रहे थे। कुछ चीख चीख कर मुझे बुरा भला कह रहे थे, लेकिन उसमें उन लोगों की क्या गलती थी। आखिर उसकी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो गई थी। आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि मेरी सास भी इस दुनिया में नहीं थी। काश कि वह दोनों भी हमारे साथ होते तो जल्दी हिम्मत ना हारती। लोगों के तानों में अकेले ही सुनती रही। राजीव मेरा छोटा देवर था और मेरी भी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी और राजीव एक सब इंस्पेक्टर था, सरकारी जॉब करता था। सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। राजीव को लेकर तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही थी। कोई कह रहा था पता नहीं शायद राजीव पागल है, तो कोई कह रहा था पागल लगता है राजीव दिमागी मरीज है, तो कोई कह रहा था पता नहीं उसने नई दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया है कि वह इतना ज़्यादा डर गई है।
जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन मेरे पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। जब लोगों को असली वजह पता नहीं होती तो वह खुद ही नई नई कहानियाँ बना लेते हैं और खुद ही बनाई हुई कहानी को वह लोग सच मान लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन समस्या तो यहीं की यहीं थी कि सच मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा क्या था कि सुहाग रात को ही क्यों मेरे देवर के कमरे से देवरानियां चीखती हुई भागती थीं। उस लड़की ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने खुद ही अपने मन में सोचा हो सकता है कि अपने माँ बाप को कुछ बताया हो। सच जानने के लिए मैंने उसके घर पर फ़ोन कर दिया। भले ही हमसे गलती हुई है, वह लोग हमसे रिश्ता ख़त्म कर गए थे, लेकिन इंसानियत के नाते ही मैंने उसका हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन लड़की की माँ ने उठाया था। मैंने पूछा, अब कैसी है तबीयत आपकी बेटी की? मेरी आवाज़ सुनते ही वो भड़क गई और बोली थी कि मेरी बेटी अभी तक ठीक नहीं हुई है। खबरदार जो आगे से आपने फ़ोन किया। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी पहली देवरानी के साथ भी यही सब हुआ था। मेरी बहन ने बताया था कि वे कम से कम 6 महीने तक बीमार रही थी। आखिरकार क्या प्रॉब्लम थी मेरे देवर को, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। क्या कमी थी कि उसकी पत्नियां उसे डरकर भाग जाती थीं? राजीव की बात करूँ तो राजीव बहुत ही सीधा साधा लड़का था। जब मैं अपने ससुराल आई थी तो वह काफ़ी छोटा था, बचपन से ही कम बोलने वाला लड़का था, लेकिन उसके अंदर कोई भी ऐसी हरकत नहीं थी। वह बिल्कुल नॉर्मल लड़का था। राजीव को मैंने अब बेटे जैसा ही मानती थी, क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी। मैंने अपने देवर को बहुत लाड प्यार से पाला था। इतना लाड प्यार देने से भी वह नहीं बिगड़ा था। हाँ, उसे अपनी सुंदरता पर थोड़ा सा घमंड था। कहता, मेरी खूबसूरती और मेरा स्मार्टनेस के आगे सब पानी भरते हैं। उसको पहनने का बहुत शौक था। अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनता था। पढ़ाई में भी सबसे ऊपर था। नौकरी टाइम से मिल गई थी। अपनी भतीजी के लिए एक जिम्मेदार चाचू था। अपनी भतीजी पूजा को कॉलेज लेकर जाता और वापस लेकर आता। घर में खर्च के लिए भी पैसे देता। कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। उसके दोस्त भी कोई ऐसे नहीं थे जो मैं कहती कि वह गलत संगत में पड़ गया है। कोई नशा भी नहीं करता था। बस उसके कुछ गिने चुने ही दोस्त थे। एक सबसे अच्छा दोस्त था जो हैदराबाद में रहता था। कभी कभी उससे फ़ोन पर बात हो जाती थी। मुझे भी अपने दोस्तों से बात करवा देता था। कभी कभी मुझे कहता कि क्यों ना हम पूजा की शादी हैदराबाद में ही कर दें। बहुत ही अच्छा शहर है। मेरा दोस्त वहाँ पर ऑफिसर है। उसकी जान पहचान में एक लड़का है। कुल मिलाकर सब नॉर्मल ही था। लेकिन ये जो दोबारा हुआ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे देवर में क्या कमी थी। ऐसा क्या करता था अपनी पत्नियों के साथ कि वे भाग जाती थीं। दिन धीरे धीरे बीतते गए। राजीव थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब घर में थोड़ी बहुत बात करने लगा था। इस बार मैंने सोचा कि राजीव की तीसरी शादी करवाऊं और ऐसी लड़की से करवाऊं जो मुझे बताए आखिर सुहाग रात के कमरे में राजीव ऐसा क्या करता है कि देवरानियां भाग जाती हैं, कि दोनों पत्नियों से तलाक हो चुकी थी। अब इस बार मैं चाहती थी ये जो देवरानी आए मेरे घर में ही रहे, यहाँ से ना भागे और ना जाए। मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ थी और मैं ये अच्छी तरह से जानती थी कि डिवोर्स का धब्बा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होती है। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मैं राजीव की शादी एक शादीशुदा और विधवा से कराऊंगी, जिसकी पहले से शादी हो चुकी हो और वह डिवोर्सी हो और या फिर विधवा हो। और जल्दी मुझे ऐसी लड़की मिल गई थी। लड़की वालों के ही शादी की बहुत जल्दी थी, इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा छानबीन नहीं की। लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। दुबली पतली और सामान्य से नाक नक्शे वाली लड़की थी। मैंने लड़की वालों को बताया कि मेरे देवर की शादी हो चुकी है और मेरे देवर की पत्नियां कुछ समय ही रही और फिर मेरे देवर को छोड़कर चली गई थी। थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना पड़ता है, क्योंकि सच बताने की स्थिति में मैं बिल्कुल भी नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राजी हो गए थे। मैंने राजीव को लड़की की फ़ोटो दिखाई थी तो उसने शादी से साफ मना कर दिया। मुझे शादी नहीं करनी है। इतनी आम शक्ल सूरत वाली लड़की, मुझे उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है। राजीव की बात सुनकर मैंने उसे डांटते हुए कहा था, चुप रहो। जिस तरह तेरी हरकतें हैं ना, उन हरकतों के चलते तो तेरी कभी भी शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं माँ समान भाभी हूँ ना, सोचती हूँ कब तक बैठी रहूँगी और तेरा ध्यान कब तक रखूँगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ तू अपनी ज़िंदगी गुजार सके।
बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे आंखों में आंसू देखकर राजीव चुप हो गया। शादी के लिए रजामंदी दे दी और अपने अपने कमरे में चला गया। कहीं ना कहीं राजीव के दिल में भी चोट जरूर था। वह मुझसे नज़रें चुरा रहा था, लेकिन इस बार मैंने तय कर लिया था कि मैं सच जान कर रहूँगी। मैंने पहले सोच लिया था कि इस बार मैं लड़की को अपने भरोसे पर लाऊंगी, लेकिन उससे ये नहीं बताऊंगी कि पहले उसकी पत्नियां डर कर भाग गई थी। उसे प्यार से समझा दूंगी, उसे भरोसा दिला दूंगी कि अगर ऐसी वैसी बात है तो मुझे आकर बताए, उसके समस्या का समाधान करूंगी। इस बार शादी का प्लान मुझे बहुत सावधानी से करना था और फिर मैंने बहुत ही सावधानी से राजीव की शादी कर दी। लड़की का नाम अंजलि था। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी ने मना भी किया था कि मम्मी रहने दो, चाचू को उन्हीं के हाल पर छोड़ दो, लेकिन मैंने उसे समझाया था कि बेटी हो सकता है तेरे चाचू के साथ कुछ समस्याएं हो, जिसे सुलझाना हमारा कर्तव्य है। खैर शादी निपट गई। इस बार मैंने ज़्यादा मेहमानों को भी नहीं बुलाया था। घर में कुछ ही मेहमान थे जो कि मेरे रिश्ते में नहीं थे, बल्कि मेरे कुछ जानने वाले और मेरे सहेलियां वगैरह थीं और उनके परिवार वाले थे। अंजलि को मैं राजीव के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैंने अंजलि का हाथ अपने हाथों में लिया और उसके हल्के से हाथ को दबाते हुए बोली, अंजलि बहन, मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। बहुत ही ध्यान से मेरी बातें सुनो। अंजलि मुझे बहुत हैरान होकर देखने लगी कि भला ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो भाभी को अभी करनी है। मैंने अंजलि को समझाते हुए कहा, मेरी देवरानी, राजीव शादी के लिए राजी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरे देवर कुछ अजीबोगरीब हरकत करे और तुम्हें डराने की कोशिश करे, जिससे कि तुम उसे छोड़कर भाग जाओ। लेकिन बेटा, तुम्हें डरना नहीं है। जो भी हो सब मुझे बता देना। बस तुम्हें उसके डराने और धमकाने में या उसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अंजलि ने मेरी बातों को सुनकर कहा, हाँ ठीक है। मैं थोड़ी खुश हुई थी और अंजलि को आराम करने को बोलकर आ गई थी और मैं अपने कमरे में आ गई। वहाँ आकर हर हाल में सोने की कोशिश करने लगी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। सोफे पर बैठ गई। मेरी बेटी पूजा को मैंने अपने कमरे में भेज दिया कि तुम जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। पूजा कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा था कि मम्मी, आप जो भी कर रही हैं बहुत गलत कर रही हैं। आप हर समस्या का समाधान शादी समझती हैं। आपको किसी की बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूजा जा चुकी थी। मैं सोफे पर लेटी दिल ही दिल में अपने भगवान को याद कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, ये रात अच्छे से बीत जाए। बहुत ही सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने से पहले सन्नाटा हो जाता है। घड़ी टिक टिक कर रही थी और मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। मैं अपने भगवान को मनाने में लगी हुई थी। तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। अंजलि चीखते हुए बाहर आई थी और पागलों की तरह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी। मैंने जैसे तैसे करके उसे गेट से अंदर किया। मैंने उसे जैसे तैसे समझा कर थोड़ा सा शांत किया। अंजलि बोलने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी। वह जब थोड़ा शांत हुई तो बदहवासी में बोली कि आपको अपने देवर के पहले मेडिकल जांच करवा लेनी चाहिए थी। अगर आप ऐसा कर लेती तो आपको और मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अंजलि बहुत ही समझदार थी। उसके पास तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वह तो हर हाल में अपनी शादी को निभाना चाहती थी, लेकिन अंजलि ने शादी को नहीं निभाया और वह राजीव को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन अंजलि के घर से फ़ोन आया कि अपने देवर से कहकर हमारी बेटी को डिवोर्स दिलवा दो, नहीं तो हम ये काम अदालत से भी कर सकते हैं। मैं ये सदमे की हालत में फ़ोन पकड़े सोफे पर बैठ गई। यानी कि अब राजीव को कोई भी मजबूरी में अपनाने के लिए भी तैयार नहीं था। पहले जो भी देवरानियां लाई थी वे अमीर घराने की सुंदर और पढ़ी लिखी थी, लेकिन अंजलि की ये दूसरी मैरिज थी। गरीब घराने की थी और ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। अंजलि को तो मैंने पहले ही सब कुछ समझा दिया था, तभी भी इतना ज़्यादा शोर मचाया था। आखिर ऐसा क्या कमी था मेरे देवर के अंदर। हम जो जेवर दुल्हन को चढ़ाते थे, दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे दिन ही वापस कर देते थे। मैं तो दहेज भी नहीं लेती थी, फिर भी ऐसा क्या था। खूबसूरत और पढ़े लिखे अमीर लड़के को भी छोड़कर लड़कियां भाग जाती थी। मेरा दिल दिमाग सोच सोच कर फटता जा रहा था। कैसे पता लगाएं कि आखिर बात क्या है। राजीव भी अपने मुंह से कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। जब भी इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश करती तो वह उठकर बाहर चला जाता।
और मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता। अब मैं हर टाइम राजीव पर नज़र रखने लगी थी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देती थी। शायद कुछ ऐसा सबूत मिले जिससे मैं सुराग तक पहुंच सकूं। लेकिन उसके हाव भाव से कभी ऐसा नहीं लगा कि उसमें सब कुछ नॉर्मल था। एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह था, जैसे और लड़के होते हैं। मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन मैं तंग आकर राजीव के दोस्त अरमान को फ़ोन लगाया। मैंने उससे पूछा, तुम राजीव के इकलौते एक ऐसे दोस्त हो जो राजीव के बारे में सब कुछ जानते हो। अरमान ने बताया कि आंटी, राजीव अपने दिल की बात मुझसे कभी भी शेयर नहीं करता, अपनी शादी के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया। वह तो मैं आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ कि उसकी 3 शादियाँ हो चुकी हैं और वह किसी के साथ भी अच्छे से कभी नहीं निभाया। लेकिन अरमान की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि उसने अपने दोस्त को अपने बारे में भी कुछ नहीं बताया था। और यही बात मुझे बहुत अजीब लगी। अरमान उसका बचपन का दोस्त है। जो बात नहीं बताया होगा वह शर्मिंदा होना नहीं चाहता था। शादी के रात ही उसकी पत्नियां भाग जाना, वह भी 3-3 पत्नियों का भाग जाना, बड़ी अजीब समस्या थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए थे। घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन राजीव को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने एक बार फिर राजीव की शादी के लिए सोचा और इस बार मैंने ठान लिया कि सच्चाई चाहे कुछ भी हो, मैं जान कर ही रहूँगी। इस बार मैंने लड़की को सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। लड़की भी किसी ऐसी घर से थी जिसे शादी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे और उसके घर में उसके 2 छोटी बहनें थीं। माँ बाप एक ट्रेन एक्सीडेंट में भीख मांगते हुए मर चुके थे। मैंने कहा, तुम्हारे दोनों बहनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और शादी में तुम लोगों को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। लड़की को तो मैंने राजी कर लिया था, लेकिन लड़की को मैंने सारी बात बता दी थी। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि मैंने शादी से पहले ही सारी बातें लड़की को समझा दी थी। पहले तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, फिर खुद को संभालते हुए बोली थी, कुछ भी हो, शादी के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर मेरे थोड़े से त्याग से मेरी बहनों की ज़िंदगी बनती है तो उसमें क्या बुराई है। जो कुछ भी होगा उसे मैं सह लूँगी। और वैसे भी सारी समझौते तो औरतों को ही करने पड़ते हैं। लड़की, जिसका नाम बरखा था, भले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत संस्कारी और समझदार लड़की थी। दिल ही दिल में मैं काफ़ी खुश हो रही थी। अगर बरखा मेरी देवरानी बनती है और मेरे घर में टिकी रहती है तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी भाग्यशाली की बात होगी। संस्कारी होने के साथ साथ बरखा बहुत खूबसूरत थी। इस बार शादी मंदिर में हुई थी। सब कुछ ठीक था। हैरानी की बात तो ये थी कि रात बीत चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर के बाद कमरे से दूसरी चाबी लेकर आई। मैंने दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर का सीन देखकर मेरी तो चीख निकल गई। मेरी देवरानी बेहोश पड़ी थी। राजीव कमरे में कहीं नज़र नहीं आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वह सिर्फ डर गई है, इसकी वजह से बेहोश हो गई है। इसके शरीर पर किसी भी तरह का कोई चोट का निशान नहीं है। राजीव के चेहरे से भी चिंता साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छे से चेक करने के बाद डॉक्टर दवाई देकर चले गए। डॉक्टर ने कहा था कि बरखा को जल्दी होश आ जाएगा। राजीव भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। मैं बरखा के पास बैठी रही। थोड़ी देर के बाद बरखा ने आंखें खोल दी। होश में आते ही वह बाहर की तरफ भागने लगी थी, ये कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपनी बहनों के पास। मैंने बरखा का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैंने तो तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी और तुम मान भी गई थी, फिर अब ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन बरखा मेरी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। रोते हुए बोली, आंटी जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप बेफिक्र रहें, मैं बाहर किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगी, सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बस आप मुझे यहाँ रहने को ना कहें और मुझे जाने दो। लेकिन बरखा, मुझे बताओ तो सही, आखिर क्या बात हुई है? मैं जानना चाहती हूँ बरखा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम राजीव की सच्चाई मुझे बताओगी। आंटी, मैं राजीव के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। अगर मैंने राजीव के बारे में कुछ बोला तो मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे बहनों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ मुझे जाने दो। उसकी आंखों में बेबसी के ऐसे भाव थे
कि मैं उसे रोक ना सकी। बरखा चली गई थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि कुछ ही देर में बरखा का फ़ोन आ गया था। आंटी मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको अपनी मजबूरी नहीं बता सकती। राजीव की तीनों पत्नियों ने दूसरे ही दिन तलाक की मांग कर दी थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि बरखा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसका मतलब था कि बरखा अभी भी मेरे देवर की पत्नी थी। मैंने सोचा कि अब मैं राजीव का चेकअप करा कर ही रहूँगी। अपने वे होश हवास में तो राजीव ऐसा कुछ भी नहीं करने देगा। इसलिए एक दिन मैंने राजीव के खाने में नींद की दवाई मिला दी। राजीव की गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने राजीव के कुछ सैंपल लिए और ये बोलकर चले गए, जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर चले गए और मैं बेसब्री से राजीव के रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि राजीव के सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। ये सुनकर तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। अगर राजीव नॉर्मल है तो शादी की पहली रात की उसकी पत्नियां क्यों जाती हैं? सोच सोच कर मेरा दिल दिमाग फटने लगा था। कुछ सोच कर मैं बरखा के पास गई। बरखा मुझे देखते ही डर गई थी। वह हम लोगों के साथ ज़्यादा नहीं बैठी और अंदर कमरे में चली गई। मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही बरखा बोली, आंटी जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके घर में नहीं रह सकती, फिर आप मुझे लेने क्यों आई हैं? मैंने बरखा को बहुत प्यार से अपने पास बिठाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मेरी उम्मीद की आखिरी किरण अब तुम ही हो। तुम ही मुझे बता सकती हो कि आखिर मेरे देवर में क्या कमी है। एक मजबूर भाभी माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज़ मुझे मना मत करना। मेरी आंखों में आंसू और मेरे जुड़े हुए हाथ लेकर बरखा ने मेरे हाथों को थाम लिया और बोली, आंटी जी, मैं मजबूर हूँ, प्लीज़ आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ें। जब बरखा किसी तरह की सच्चाई बताने के लिए राजी नहीं हुई तो फिर मैंने बरखा से कहा, ठीक है, तुम अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद अपने आंखों से देख लूँगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर सकती हो ना। तुम आज रात के लिए मेरे देवर के कमरे में फिर से रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपने आंखों से देख लूँगी। पहले तो बरखा डरती रही, लेकिन मेरे बहुत समझाने की, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वह मान गई थी। मैं बरखा को अपने घर ले आई थी। एक बार फिर से बरखा को दुल्हन बनाकर मैंने राजीव के कमरे में बिठाया था। राजीव को मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि बरखा आ गई है, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना, आज मैं घर पर नहीं मिलूँगी। तुम्हारी रेखा दीदी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं वहाँ जा रही हूँ और रात भर वहीं रुकूँगी। मेरी बात सुनकर राजीव ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था और फ़ोन काट दिया था। राजीव के कमरे में ही मैं छुप कर बैठ गई थी। आज सब कुछ मैं अपने आँखों से देख लेना चाहती थी। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला और अंदर कमरे में राजीव आया। उसने एक नज़र अपनी सजी संवरी बैठी हुई बरखा पर डाली थी और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। बरखा डरी सहमी बैठी थी कि जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोक कर आने वाली घटनाओं के लिए भी खुद को तैयार कर रही थी कि तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आने लगी थी। आवाज़ सुनते ही बरखा बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई थी। डर से थर थर काँपने लगी थी और मैं हक्का बक्का एक तरफ खड़ी होकर देख रही थी और मैं बेहोश होते होते बची थी। अंदर तो राजीव गया था, ये औरत की आवाज़ क्यों? राजीव बाहर निकला और राजीव को देखते ही मैं दोबारा बेहोश होते होते बची। उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े पहन रखे थे, बहुत बेहुदा सा लग रहा था और बहुत डरावना मेकअप कर रखा था। आंखों में जैसे खून उतर रहा था, आवाज़ भी लड़की की तरह निकाल रहा था। तुमसे मना किया था मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगी, ये सब राजीव कह रहा था। बरखा से बहुत भयानक हंसी हंसता हुआ राजीव बरखा की तरफ बढ़ रहा था। चीख मारती हुई मेरे पास आ गई। मैं भी बाहर आ गई थी और राजीव को रोकने की कोशिश कर रही थी। राजीव, क्या हो गया है तुम्हें? तुम होश में तो हो? राजीव ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया था। कौन राजीव? मैं पार्वती हूँ, पार्वती नाम है मेरा। मौका देखकर बरखा कमरे से भाग गई थी। उससे पहले राजीव फिर से मेरे पास आता, मैं भी कमरे से बाहर निकल आई और कमरे को बाहर से बंद कर दिया था। राजीव की भयानक हंसी मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैंने डरी सहमी बरखा को अपने सीने से लगा लिया था, हालांकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सदमे में थी। बरखा बोल रही थी, आंटी जी, मुझे नहीं मरना, राजीव मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसने कहा था
अगर मैंने किसी को भी कुछ बताया तो मुझे मार डालेगा, साथ मेरे बहनों को भी नहीं छोड़ेगा। मुझे और मेरी बहनों को बचा लो आंटी जी। कुछ नहीं होगा बरखा, शांत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मेरा दिमाग थोड़ा काम करना शुरू किया तो सबसे पहले ख्याल आया मेरे दिल में यही कि शायद राजीव पर किसी भूत का साया है। रात बहुत हो चुकी थी। बरखा को मैंने अपने कमरे में सुला दिया था। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया। 7 बजे डॉक्टर हमारे घर पर थे। मैंने उन्हें सारी घटनाओं से अवगत कराया था। साथ ही मैंने डॉक्टर से ये कहा, मुझे लगता है राजीव पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा था, मुझे नहीं लगता ये किसी भूत का साया है, मुझे तो राजीव दिमागी मरीज लगता है। उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ये कुछ इस तरह की बीमारी है कि वह किसी कहानी में इतने हद तक डूब जाते हैं कि और किसी के कैरेक्टर में खुद को उतार लेते हैं। लेकिन आप टेंशन ना लें, इस मर्ज का इलाज है अपनों के प्यार से कुछ और दवाइयों के जरिए मरीज को ठीक किया जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, बस मरीज बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नई नवेली दुल्हन को देखकर राजीव पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं और ये दौड़ा राजीव को क्यों पड़ते हैं, इसका सुराग उसके कमरे में ही मिलेगा। एक बार सुराग हाथ लग जाए तो उसका इलाज हम अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए थे। बरखा अब जाग चुकी थी। रात से वह थोड़ा नॉर्मल लग रही थी। मैंने उसे नाश्ता कराया और अपने पास बिठाकर समझाने लगी। ठीक रात के 9 बजे की करीब राजीव के दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई थी। मैंने अपने हाथों से दरवाज़ा खोला था। बरखा को मैंने कमरे के अंदर भेज दिया था। राजीव एकदम नॉर्मल खड़ा था। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ हो। मुझे देखते ही नाराज़गी से बोला, भाभी मेरा दरवाज़ा बाहर से किसने बंद किया था? मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। मैं एकदम नॉर्मल से बात कर रही थी। मैंने कहा, पता नहीं किसने बंद किया है। देवर जी चलो नाश्ता कर लो। मैंने उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया। राजीव ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। राजीव के ऑफिस निकलते ही सबसे पहले मैं राजीव के कमरे में गई, उसकी तलाशी ली। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने बेड पर ही मुझे किताबें दिखीं। बरखा भी अब मेरे पास आ चुकी थी। सारी किताबें सेम थी। सब किताबों में एक उपन्यास था जिसमें कोई पार्वती नाम की लड़की थी। शादी के रात ही उसके पति ने उसे कमरे से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरी दुल्हन को ले आया था। पार्वती धीरे धीरे दिमागी मरीज बनती चली जा रही थी। दुल्हन को देखते ही उस पर दौड़े पड़ने लग जाते थे और ये उपन्यास पढ़कर राजीव ने भी अपने आप को पार्वती की जगह ले ली थी। अपने आप को पार्वती की तरह चेंज कर लिया था। किसी दुल्हन को नहीं टिकने देता था। दुल्हन को देखकर पार्वती का पागलपन कम नहीं हुआ था और पार्वती के कैरेक्टर में ही राजीव ने अपने आप को उतार लिया था। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं, कुछ दवाइयाँ दूंगा। जो उपन्यास राजीव पढ़ता है वह सारी किताबें उसके बाहर निकाल दो। धीरे धीरे पार्वती राजीव के दिमाग से बाहर निकल गई। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयों से और बरखा मेरे मेहनत से राजीव अब ठीक होने लगा था। बरखा राजीव के सामने सिंपल सी रहती थी, कोई भी बनाव श्रृंगार नहीं करती थी। धीरे धीरे राजीव के व्यवहार में बहुत बदलाव आने लगा था। उसकी आंखों में बरखा के लिए प्यार दिखने लगा था। इलाज चलते चलते आज पूरे 5 साल हो चुके हैं। बरखा और राजीव का एक लड़का भी है। तो कैसी लगी दोस्तों ये कहानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक